Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. कॉमर्स में हम जो है वो कॉमर्स में आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बिगिनर्स अकाउंटिंग, फ्रेशर्स अकाउंटिंग। जो भी लोग फर्स्ट टाइम जो है वो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं वो ज़्यादातर जो है वो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग को या एडवांस में एमबीए और बीबीए अकाउंटिंग को जो है वो जो है वो फोकस करते हैं। तो बहुत से मैसेजेस थे मेरे पास कि जनाब सर जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं या जो शुरू के चैप्टर हैं बिगिनिंग अकाउंटिंग के, वो ज़रा सा जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर करें। तो आज की जो ये सेशन है और इंशाल्लाह इसकी भी फर्दर सेशन हम लोग करेंगे इसके अंदर, इसमें हम बेसिक अकाउंटिंग के जो रूल्स प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है वो हमने डिस्कस करना है। और मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग का फ्रेशर करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर है कि किस तरीके से अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बनाए जाते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम फर्रुख अदील। अकाउंटिंग हमारे बेसिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अकाउंटिंग में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपने मोहब्बत करनी होगी, जिससे आपने प्यार करना होता है। ये सब्जेक्ट जो है ये आपका बड़ा टाइम मांगता है, ये सब्जेक्ट आपके लिए बड़ी एफर्ट्स मांगता है। लिहाजा वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि वो अकाउंटिंग को बहुत आसानी से जो है वो कर लेंगे, उनके लिए अकाउंटिंग जो है वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हमने यहाँ पर एक बात कंफर्म करनी है, हमने यहाँ पर एक बात करनी है कि हमने अकाउंटिंग को टाइम देना है। ये सब्जेक्ट और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हम जो है वो टाइम देते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी हमारा डेली बेसिस के ऊपर जो है वो टाइम मांगेगा। तो अब वो किस तरह से हमने टाइम देना है और किस तरह से हमने वर्क करना है, दैट इज आवर कोर टॉपिक ऑफ टुडेज लेसन। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से जो है अकाउंटिंग को शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा एक छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आपको जो है वो बेसिक समरी जो है वो आपको प्रोवाइड करूँ। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फिर हम इसमें मजीद जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो हम जो है वो इसमें कवर करेंगे। तो जनाब अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग का जो वर्ड है ये निकला है काउंटिंग से। ये बात मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताई थी कि अकाउंटिंग का वर्ड निकला है काउंटिंग से, और अकाउंटिंग की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन इंसान ने काउंटिंग करना सीखी थी। जब इंसान पुराने ज़माने में जंगलों में और गारों में रहता था, तो उसके पास जो बेसिक जरिया आमदनी था या बेसिक जो जरिया ज़िंदगी था वो बेसिकली था कि वो भेड़ बकरी वगैरह पालते थे। वो सुबह भेड़ बकरी जाती थी जंगलों में चर के और शाम में वापस आती थी, तो वो जाने से पहले एक दफ़ा काउंटिंग कर लेते थे और वापसी में आते वक्त एक काउंटिंग कर लेते थे, जिससे उनको अंदाज़ा हो जाता था कि जनाब उनका जो भी कह लें कि उनके आज का दिन में कितना जो है वो मवेशी जो है वो ज़ाया हो गया, वो जंगली जानवर खा गए। तो अकाउंटिंग भी दरअसल उसी डेवलपमेंट का जो है एक हिस्सा है, इर्तिका का हिस्सा है कि इंसान ने अकाउंटिंग जब सीखी तो उसमें जब कारोबार, पहले वो कारोबार था, अब मुख्तलिफ कारोबार हो चुके हैं। कोई फर्नीचर बिजनेस वाला है, कोई मेडिकल स्टोर वाला है, कोई कार बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, तो मुख्तलिफ बिजनेस हैं, लेकिन माइंड सेट एक ही है कि हमें ये पता चले कि हमारा जो चीज़ें हैं उनकी काउंटिंग कैसी है। और उस काउंटिंग को जो है वो जब आप अकाउंट्स की फॉर्म में करते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स बना के करते हैं, तो उसको जो है वो अकाउंटिंग कहा गया। तो अकाउंटिंग क्या है जनाब? अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसमें हम दो तीन प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और फिर उसकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार करते हैं, जिसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है और कैश फ्लो है। पर्पस क्या है जनाब? मकसद क्या है? मकसद है अकाउंटिंग का, किसी भी चीज का मकसद ये होता है कि आपने उस चीज को सब्जेक्ट को करना क्या है। तो पर्पस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का जो मकसद है वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है उन तमाम लोगों को जिनको बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। सेल्स वालों को पता चलता है कि जनाब उनकी सेल्स कैसी जा रही है, मार्केटिंग वालों को पता चलता है कि उनकी सेल्स में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, फाइनेंस वालों को पता चलता है कि कंपनी की आमदनी कितनी, कितने खर्चे हैं। तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अकाउंटिंग से निकलती है, और उसी अकाउंटिंग की मदद से हम बहुत सारे बेहतर फैसले जो है वो करते हैं, और उसी बेहतर फैसलों की बुनियाद के ऊपर हमारी कंपनी जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो काम करती है।
अकाउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो एक बड़े आसान से प्रोसेस से होती है जिसका नाम है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एक बहुत वास्ट एरिया, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हर फील्ड को स्टार्ट करने के लिए हमने एक इनिशियल स्टेप लेना पड़ता है। दैट इनिशियल स्टेप इज बेसिकली कॉल्ड दी बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो भी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती हैं, ट्रांजेक्शन अगर बोले तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन अगर हम बोले तो इसका मतलब कि जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहा होता है और जो भी काम आ रहा है जा रहा है, पैसा ले रहे हैं दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो बेसिकली जो हो रही होती है उसकी रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज रिकॉर्डेड एज ए बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है जनाब? बुक कीपिंग प्रोसीजर्स एंड बुक कीपर्स रिकॉर्ड एंड कीप ट्रैक ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डेट आर लेटर यूज टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आजकल ये बुक कीपिंग का प्रोसेस मैनुअल के बजाय कंप्यूटराइज में मूव हो गया है। बहुत सारे एफिशिएंट हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। ईआरपीज हैं, ऑरेकल फाइनेंशियल है, सिमंस के हैं आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, ईआरपी जिसे आप कहते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो ये थोड़ी सी जो है वो बॉदर होंगे आप लोग इसमें लेकिन कोशिश करते हैं। तो इस चीज के ऊपर रहते हुए हमने जो है वो बुक कीपिंग प्रोसीजर्स जो है वो आपने जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। तो बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जस्ट एक बिगिनिंग है और बुक कीपर्स जब आगे चलकर एफिशिएंट होते हैं तो फिर इसी बुक कीपिंग की मदद से वो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे फैसले जो है वो करते हैं जो कंपनी की बेहतरी के लिए जरूरी होते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस जो डील करता है वो अकाउंटिंग जो डील करती है वो हमेशा बिजनेस को डील करती है। इट मींस दैट कि जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है वहीं पर अकाउंटिंग भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकाउंटिंग डील करती है मनी मैटर्स को, पैसों को। जहां कहीं भी पैसा इन्वॉल्व होता है तो हमने जो है वहां पर मनी मैटर्स के अंदर हमें अमाउंट में जो है वो जो चीज एक्सप्रेस हो सकती है वही चीज अकाउंटिंग के डोमेन में आती है। तो अकाउंटिंग का डोमेन लिमिटेड है दो चीजों तक। पहली चीज कि अकाउंटिंग होने के लिए या अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है और साथ ही साथ मनी मैटर्स का होना जरूरी है। जो भी चीज हो वो पैसों की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड हो। बिजनेस क्या है जनाब? सॉरी, बिजनेस अकाउंटिंग समझने के लिए पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग में हम थोड़ी सी बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा बिजनेस का इंट्रोडक्शन लेते हैं। हर वो एक्टिविटी जिसका करने का मकसद प्रॉफिट की अर्निंग हो, हर वो चीज जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की अर्निंग के लिए की जा रही हो, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो जस्ट लाइक अ वेजिटेबल सेलर, और जैसे कि बड़े से बड़ा बिजनेस हो, कोई आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई आपकी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई आपकी स्टील मिल है, कोई भी आप बड़ा फैक्ट्री उठा लें, मल्टीनेशनल उठा लें, दे ऑल आर वर्किंग फॉर द सेम थिंग एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर जो है हर वो एक्टिविटी, हर वो कमर्शियल एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट की नीयत से की जाए, दैट एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज बिजनेस। बिजनेस इज सेट टू बी अचीव इफ द इनकम, प्रॉफिट इज सेट टू बी अचीव। प्रॉफिट कैसे हासिल होता है? जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपकी आमदनी ज्यादा है और आपके जो खर्चे हैं वो कम है। अगर आपकी इनकम और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और आपके इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो कंपनी को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा है और इनकम कम है तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस होगा। इट मींस दैट हर कंपनी की यही कोशिश होती है, हर बिजनेस की यही कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से अपनी आमदनी को इंक्रीज करे और अपने एक्सपेंसेस को जो है वो डिक्रीज करे। तो इस तरीके से रहते हुए हमने जो है ये सारा का सारा काम जो है वो करना होता है। बिजनेस की कुछ मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस दैट इज हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप। कि बिजनेस किस तरीकों से किया जा सकता है, किन फॉर्म्स में किया जा सकता है। तो द फर्स्ट बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन वी हैव अ पार्टनरशिप एंड देन वी हैव अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन तीनों चीजों को जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो मेंटेन करना है और किस तरीके से काम करना है, दैट इज बेसिकली इज द core of this business. So let's start with the sole proprietorship business. Sole proprietorship business एक ऐसा बिजनेस जहां पे एक इंडिविजुअल ओनर ही सारे काम कर रहा होता है। आप कोई छोटी मोटी रिटेल शॉप की बिजनेस की एग्जांपल ले लें, अपने हेल्प के लिए उसने एम्प्लॉइज रखे हुए होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड के लिए होता है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द बेसिक फंक्शंस हैं बिजनेस के, जो डिसीजंस हैं, वो सारे के सारे उसी एक आदमी की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस बिजनेस आर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, सारा पैसा आपका है, तो जो भी प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली वो आपको ही मिलेगा।
आप अपनी मर्जी के फैसले ले सकते हैं, कोई आपकी दूसरा अपनी मर्जी आपके ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको आपने बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज करना होता है। इसके साथ साथ इसको बनाना और इसको खत्म करना दोनों ही बहुत आसान है। आपने एक बिजनेस शुरू किया, मजा नहीं आया, पसंद नहीं आया, आपने उसको बंद किया, अगले दिन नया कारोबार शुरू कर लिया। तो इसमें कोई लीगैलिटीज नहीं होती, कोई लीगल टर्म्स नहीं होती हैं, कोई मसले नहीं मसाइल नहीं होते हैं। आप बड़ी आसानी से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कोई भी बिजनेस खत्म कर सकते हैं। द डिसएडवांटेजेस आर द बर्डन ऑफ लॉसेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि प्रॉफिट सारा आपका होता है, उसी तरीके से लॉसेस भी आप ही के होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसमें आपके पास, इसका मतलब आपके पर्सनल एसेट सेफ नहीं है। अगर आपका बिजनेस लॉसेस का शिकार होता है या उसमें कोई क्राइसिस आता है तो बैंक्स या जो भी क्रेडिटर्स हैं वो अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल आउट कर सकते हैं। देन वी हैव अ लिमिटेड कैपिटल। एक इंडिविजुअल आदमी जो कैपिटल ला सकता है वही उसका जो है वो कैपिटल होता है, और हम ये जानते हैं कि कैपिटल जितना ज्यादा होगा बिजनेस के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि बड़े कैपिटल वाले बिजनेस लॉसेस का शिकार नहीं होते या वो बंद नहीं होते, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो जो लार्जर कैपिटल वाले होते हैं जिनके पास पैसे का बैकअप होता है वो ज्यादा दिनों तक अपने बुरे दिन देख सकते हैं एज कम्पेयर टू उस आदमी के या उस बिजनेस के जिसके पास कैपिटल की कमी है। पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। एडवांटेजेस में हम देख लेते हैं तो इसके लॉसेस शेयर होते हैं, टीम वर्क होता है इसके अंदर, और लार्जर कैपिटल होता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में बहुत डिटेल के अंदर जो है बता चुका हूं। इट्स जस्ट अ समरी, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू, ताकि आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करने बैठे तो ये चीजें आपके पास मौजूद हों। लॉसेस आपस में क्योंकि पार्टनर्स होते हैं तो जैसे प्रॉफिट शेयर होता है उसी तरीके से लॉसेस भी शेयर होते हैं। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पार्टनरशिप का जो होता है वो डिस्प्यूट्स होते हैं और डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और इसी के ऊपर रहते हुए जो है वो अक्सर पार्टनरशिप्स का इख्तिताम होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती हैं जिसमें आपने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो आपके सिक्योर नहीं होते, तो इसी तरह पार्टनरशिप में भी जो आपके इंडिविजुअल एसेट्स हैं वो भी आपके पास जो है वो सिक्योर नहीं है। द नेक्स्ट वन इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पर मल्टीपल शेयर होल्डर्स मिलके छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके कोई बड़ी कंपनी जो है वो फॉर्म करते हैं, और ये इसकी अपनी एक लीगल कानूनी हैसियत होती है इस कंपनी की, जिसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जो है वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी है, इसके साथ साथ कैपिटल बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है, बहुत हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं, और एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो एक फंडेड कैपिटल से जो होती है वो फॉर्म होती है। बिजनेस कंटिन्यू रहता है, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, आज मेरे पास उस कंपनी के शेयर हैं, कल किसी और के पास चले जाएंगे, परसों किसी और के पास चले जाएंगे, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं, बट बिजनेस अपनी जगह के ऊपर एग्जिस्टेंस रहता है। आज भी ऐसे बिजनेस फॉर्म्स हैं, आज भी मौजूद हैं, 2-2 साल गुजर चुके हैं, 1850 में बना था लेकिन आज तक काम कर रहा है, बिजनेस में मौजूद है। इट मीन्स दैट कि ऐसे बिजनेस जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और इनको सम अप करना, इनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता। डिसएडवांटेजेस में इसमें लीगल कंप्लाइंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो आपके लीगल मैटर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी है इसके अंदर, आपको हर चीज पब्लिक करनी पड़ती है क्योंकि आपका पब्लिक का पैसा लगा है, तो कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी नई स्कीम, कोई भी नया बेनिफिट, ये आप अपने शेयर होल्डर से जो है वो छुपा नहीं सकते। हर चीज आपने जो है वो गवर्नमेंट को और पब्लिक को जो है वो डिस्क्लोज करनी होती है, तो सीक्रेसी इसके अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं, उनके दरमियान एक टग ऑफ वॉर चल रही होती है, और दोनों समटाइम अगर एक पेज पे ना हो तो फिर कंपनी का जो डायरेक्शन होती है उसको तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स अलग हो जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के या मैनेजमेंट के अगर ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हो जाए तो इन दोनों को प्लान करना जो होता है वो इतना आसान नहीं होता। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी आपने जो है वो इसी लेक्चर को जो है, क्योंकि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये 15 मिनट्स की रिकॉर्डिंग फैसिलिटी देता है और उसके बाद जो है वो ये रुक जाता है, तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, इसको जो है वो आप एक
जस्ट फ्यू पॉज के बाद जो है वो आपका नया लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं मल्टीपल वीडियोस बना के उसको जो है वो मर्ज कर देता हूँ और उससे फिर जो होती है वो आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ही, बिल्कुल आफ्टर फ्यू सेकंड्स, आपका जो दूसरा लेक्चर है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग हमने अब शुरू करना है जनाब, कि आपको लास्ट टाइम आपको पूरा का पूरा बिजनेस का मॉडल आपको समझा दिया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दी 5 बेसिक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है ये 5 बेसिक पिलर्स में जो है वो बेस कर रही है। ठीक है जी, हमारी पूरी की पूरी इमारत अकाउंटिंग की 5 पिलर्स पे खड़ी है। अगर हम इनको कहें कि जनाब इन 5 पिलर्स पे अगर आपने इसको एक तरह से समझ लिया और इसके बाद आपने ग्रिप हासिल कर ली इन 5 चीज़ों के ऊपर, तो आपको यकीनन अकाउंटिंग के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन करके हम इसके पांचों पिलर्स डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर इसको माइंड अप करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। तो हमने यहाँ पर जनाब 5 पिलर्स में, तो पहला हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स इसको हम उर्दू में असासे कहते हैं। देन वी हैव लायबिलिटीज, कैपिटल या जिसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। देन वी हैव रेवेन्यू जिसको इनकम भी कहा जाता है, एंड देन वी हैव expenses. So we have these 5 basic building blocks of accounting, इसको हमने वन बाय वन करके जो है वो कंप्लीट करना है और इसको हमने सीखना है, पूरी इस पे ग्रिप हासिल करनी है। तो ये 5 चीजें अगर आपने सीख ली तो आपको इंशाल्लाह अकाउंटिंग के अंदर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो चीज़ आप ना समझे उसको वीडियो को रिवाइज करके, उसको रिपीट करके, उसको आपने दोबारा से जो है वो देखना है। सो अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो एक शॉर्टकट है इसका, एक मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एक वर्ड आप अपने जहन में रखिएगा एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड क्लियर। तो क्लियर क्या है जनाब? क्लियर जो है वो एक तरह का समझ लें कि C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर liabilities, E stands for expense, A stands for assets and R stands for revenue। तो ये पांचों चीजें जो है वो इस एक वर्ड के अंदर जो है वो आ जाती हैं और इस क्लियर को क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज एसेट्स। एसेट्स क्या है जनाब? एसेट्स हमारे बिजनेस की रिसोर्सेज होती हैं, एसेट्स हमारे बिजनेस की बिलोंगिंग्स होती हैं, एसेट्स हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। हर वो चीज जिसका बिजनेस मालिक होता है, जिसका बिजनेस ये कह सके कि ये चीज मेरी है, दैट इज क्लासिफाइड एज योर assets. So assets are the items and the belongings of the ownership of a business and used in running of a business। ठीक है, इसको हम बिजनेस में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। Assets are further classified into 2 types depend upon their life, that is called current assets and फिक्स एसेट्स। ठीक है जी, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स दी करंट एसेट फर्स्ट। करंट एसेट्स क्या है जनाब? करंट एसेट में सबसे पहले आता है हमारे पास कैश। कैश का मतलब हार्ड कैश, पैसा जो आपकी इस वक्त पॉकेट में रखा हुआ है, इस वक्त आपकी जो है वो लॉकर में रखा हुआ है, इस वक्त आपके पास जो है बिजनेस के ड्रॉर या लॉकर में टिल में रखा हुआ है, वो सारा का सारा कैश जिसको आप इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी पोजीशन में है, दैट इज क्लासिफाइड एज कैश। देन कुछ पैसे हमने जो है वो अपने, बल्कि ज्यादातर पैसे हमने जो होते हैं वो अपने बैंक में रखे होते हैं। तो आर बैंक अकाउंट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर बैंक बैलेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर एसेट। देन वी हैव अकाउंट रिसीवेबल्स, वो पैसे जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव करने होते हैं, वो पैसे जो हमने अपने कस्टमर से हासिल करने होते हैं, वसूल करने होते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल्स उस वक्त एक्टिव होता है कि जब आप अपने कस्टमर्स को गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल्स करते हैं। जब आप क्रेडिट पे बेचेंगे तो उस वक्त जो हमारे पास अकाउंट एक्टिव होगा, दैट इज कॉल्ड दी अकाउंट्स रिसीवेबल। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपके पास अनसोल्ड आइटम्स होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो कि अभी आपने बेची नहीं है, ये इसको हम उर्दू में कहते हैं सामान तिजारत। इसको मैं बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, अगर आपका एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, फार्मेसी का बिजनेस है, तो आपकी जो मेडिसिन हैं ये आपकी इन्वेंट्री है, जिसको आपने सेल करके जो है वो पैसे कमाने हैं। इसी तरीके से अगर आप एक बुटीक चला रहे हैं, अगर आप एक गारमेंट शॉप चला रहे हैं, तो आपके पास जो भी गारमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको आपने सेल करना है, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, टाइज हैं, ये सारी की सारी आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, क्योंकि वो शर्ट्स जो आपने खरीदी हैं वो खुद पहनने या खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदी, बल्कि उसको बेच के हम अपना जो है वो बिजनेस रन करेंगे। तो हर वो चीज जो इस वक्त आपके पास मौजूद है, अनसोल्ड आइटम है, जिसको हमने फ्यूचर में बेचना होगा, दैट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और ये क्योंकि हमारी है, हमारी चीज है, दैट इज बेसिकली क्लासिफाइड एज योर करंट एसेट। देन वी हैव प्रीपेड्स, अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दी है,
ज्यादा पैसे दे दिए हैं, या सर्विस यूज करने के लिए आपने जो है वो पैसे एडवांस में देना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। तो जैसे कि हम इंश्योरेंस पे करते हैं तो हमें एडवांस देना पड़ता है, कहीं कोई चीज़ हम रेंट पे लें तो हमें रेंट एडवांस में देना पड़ता है, अगर हम कहीं पे एडमिशन लें तो हमें फीस एडवांस में देनी पड़ती है, अगर हम अपने मोबाइल का बैलेंस, अगर हम प्रीपेड कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल प्रीपेड सिम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें प्रीपेड बैलेंस जो है वो भरवाना पड़ता है। तो हर वो चीज़ जिसमें आप सर्विस लिए बगैर पैसे दे रहे होते हैं एडवांस में, दैट इज क्लासिफाइड एज प्रीपेमेंट्स या प्रीपेड्स। एंड लास्ट थिंग इज ऑफिस सप्लाईज, जिसमें हमारे स्टेशनरी आइटम्स आ जाते हैं, किचन आइटम्स आ जाते हैं और स्टोर आइटम्स आ जाते हैं। तो दीज आर दी 6 बेसिकली करंट एसेट्स जिनकी लाइफ जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास होती है, और आप इसको या तो कंज्यूम कर देते हैं या इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, या ये खुद ही कैश की फॉर्म में होते हैं। तो एक साल के अंदर अंदर ये सारी एक्टिविटीज मुकम्मल हो जाती हैं। फिक्स एसेट्स ये वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है। इट मीन्स दैट कि ये आपके पास लॉन्गर पीरियड के लिए आपके पास रहते हैं और बिजनेस में लंबे अरसे तक आपको सर्विसेज या आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉमन फिक्स एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग जिसको आप प्रेमिसेस भी कहेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जैसे कि चेयर्स हैं, डेस्क हैं, कबर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फर्नीचर जो होता है ये मूवेबल आइटम होता है, फिक्सचर्स जो होते हैं एक जगह के ऊपर फिक्स होते हैं। देन वी हैव ऑफिस इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे ऑफिस में डेली बेसिस के ऊपर काम आती हैं और हमारे काम को जो है वो आसान करती हैं। देन वी हैव मशीनरी, मशीनरी आपके पास हैवी मशीनरी जो कि प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, टेक्सटाइल मशीनरी है, ऑटो असेंबली प्लांट है, राइस प्लांट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ये हैवी मशीनरीज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस में हमारे प्रोडक्शन करने में और गुड्स को तैयार करने में आपकी हेल्प करती हैं। एंड देन द फाइनल वन इज मोटर व्हीकल्स, जिसमें कार, बाइक्स, ट्रक्स और ये सारी चीजें की सारी चाहती हैं। तो अगर आप एक सब में नोट करें तो एक चीज कॉमन है, इन सब की लाइफ एक साल से ज्यादा है और ये हमें एक साल से ज्यादा अरसे तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये चीज क्योंकि हमने खरीदी हुई है तो डेफिनेटली ये हमारे बिलोंगिंग्स के अंदर आ जाती है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एसेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके बिजनेस के ऊपर उधार होता है, कर्जा होता है। ये वो चीजें होती हैं जो कि आपने वापस करनी होती हैं, ये चीज आपकी अपनी नहीं होती। एसेट्स का अपोजिट होती हैं, एसेट्स हमारे होते हैं, लायबिलिटीज हमारी नहीं होती। तो लायबिलिटीज में अगर हम चलें तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज करंट लायबिलिटी एंड द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसको नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी, और जबकि नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है। और ये डिपेंड कर रहा होता है उनकी पेमेंट डेट के ऊपर या पेमेंट टाइम के ऊपर, कि जो लायबिलिटी आपने एक साल के अंदर अंदर देनी है दैट इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, और एक साल के ज्यादा देनी है, ज्यादा अरसे में देनी है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कॉमन अकाउंट्स इज अकाउंट्स पेबल, सप्लायर्स के अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमने चीजें खरीदी हुई हैं और अभी सप्लायर को पैसे देना वापस करना बाकी है। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े समझ लें कि सेटअप बन जाते हैं, दो बड़े बड़े पार्टीज बन जाती हैं। एक हमारे कस्टमर्स जिनसे हमने पैसा लेना होता है दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल, और एक हमारे सप्लायर्स जिनको हमने पैसा देना होता है दैट इज क्लासिफाइड एज योर अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल्स को डेटर्स कहते हैं, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिटर्स कहते हैं। तो ये वो अमाउंट है जो कि हम पे ड्यू होती है। देन वी हैव नोट्स पेबल, अगर कभी आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट करना है किसी का सप्लायर के साथ, अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया है तो प्रॉमिसरी नोट साइन किया है जिसको हम निगोशिएट कर सकते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट उस पर लगा सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफरेबल करना चाहते हैं फ्रॉम 1% टू 2%। तो ऐसी चीज में जो हमारा अकाउंटिंग जो टाइटल है वो चेंज हो जाता है और अकाउंट्स पेबल कन्वर्ट हो जाता है नोट्स पेबल में। ये भी करंट लायबिलिटी होती है, अमूमन इसकी मुद्दत एक साल से कम ही होती है। इसके अलावा अगर आपने बैंक से कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है, ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली वी आर यूजिंग द बैंक्स मनी टू पे आर लायबिलिटीज। अपना पैसा हम बैंक के जो पैसा होता है उसको यूज कर रहे होते हैं, बैंक जो होता है हम पे हर डे के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट लगाता है, और जब हम पैसा वापस करना शुरू कर देते हैं या वापस दे देते हैं तो हमारे ऊपर से जितने दिन हमने वो पैसा यूज किया होता है उतने दिन हम पे जो है वो इंटरेस्ट लगता है।
देन द नेक्स्ट वन इज अनअर्न रेवेन्यू। ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट लायबिलिटी है। अनअर्न रेवेन्यूज का मतलब ये है कि आपने किसी से एडवांस ले लिया है, सर्विसेज देना बाकी है। अब आपने अगर किसी से एडवांस पकड़ लिया है, एडवांस ले लिया है, तो अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए अगर आप उसको सर्विसेज नहीं देंगे तो वो अल्टीमेटली अपना पैसा वापस ले लेगा आपसे। इट मीन्स दैट कि हमने जो है वो सर्विसेज देनी अब हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से इसको क्लासिफाई किया जाता है एज योर करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि इसकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होती है और ये नॉर्मली डिवेंचर्स, हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे, इसके अलावा जो हमारे बैंक लोन्स होते हैं, चाहे वो कार की फॉर्म में लोन्स हो, मोटर व्हीकल्स लोन हो, बिजनेस लोन्स हो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि इनकी जो मुद्दत होती है वो हमेशा 1 साल से ज्यादा होती है। तो एसेट्स हमारे प्रॉपर्टी जो हमारी अपनी है, लायबिलिटीज वो चीजें जो हमारी नहीं है, ये चीजें हमें वापस करनी होती हैं, रिटर्न करनी होती हैं। Now, the next part is the third one, that is called capital owners equity. इसको कैपिटल भी कहा जाता है, ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। बिजनेस का मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे अपनी जेब से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। इट मींस दैट कि अगर आपने कोई कैपिटल लिया है, अगर आपने कोई ओनर इक्विटी ली है, तो ये पैसा आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारे पास 2 ही अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट है हमारे पास कैपिटल, कैपिटल के अंदर हम जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और इसका एक अपोजिट अकाउंट है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लेता है तो दैट इज क्लासिफाइड एज ड्राइंग। ड्राइंग जब बढ़ती है तो कैपिटल कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्राइंग जो है इट्स अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल, और इसी कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल में रहते हुए हमने जो है वो सारे काम करने होते हैं कि एक तरफ अगर हम ड्राइंग को इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस दैट कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाए तो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए हो गया, आपने उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए तो आपकी ड्राइंग 10,000 हो गई, लेकिन अल्टीमेटली ड्राइंग ने जाके कैपिटल को कितना कम कर दिया, 10,000 से कम कर दिया, तो आपका कैपिटल जो हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर जो हो जाएगा वो 90,000 पे आ जाएगा। तो ड्राइंग जैसे जैसे बढ़ती है कैपिटल वैसे वैसे जो है वो कम होता है। तो ड्राइंग को हम कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। कॉन्ट्रा अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि अपने मेन अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं और उनकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तैयार हो गई। हमने कहा था जी कि हमने 5 पिलर्स पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, लेकिन उसमें से अभी हमने 3 पिलर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एसेट्स जिसको हमने अपने बिजनेस की रिसोर्सेज कहा था, लायबिलिटीज जिसको हमने अपने बिजनेस की डेट्स कहा था, ऑब्लिगेशन कहा था, और कैपिटल जिसको हमने अपने बिजनेस का जो है वो इन्वेस्टमेंट कहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब आपके जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपने कोई एसेट खरीदना है तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव 10 लाख रुपीज फ्रॉम ए डिफरेंट सोर्स, और ये सोर्स 2 होती है, एक कहलाती है इंटरनल सोर्स और एक कहलाती है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स वो सोर्स है जो कि अपना ओनर खुद देता है, और एक्सटर्नल सोर्स वो सोर्स है पैसे की जो हम किसी से उधार लेकर आते हैं। तो सोर्सेस की जगह पे हमने पुट कर दिया एसेट, एक्सटर्नल सोर्स इज आवर लायबिलिटी एंड इंटरनल सोर्स इज आवर कैपिटल। तो हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड A इज इक्वल्स टू L प्लस C, या एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी समझने के अकाउंटिंग की रूट है, ये हमारी अकाउंटिंग की जड़ है। जो पूरा हमारा अकाउंटिंग का जो ट्री तैयार होता है, जो हमारा पूरा एक तनावर दरख्त तैयार होता है, वो सारी की सारी चीजें इस एक सेटअप से जो है वो निकलती हैं, और इस एक सेटअप से हम आगे बढ़ते बढ़ते अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो दैट इज इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है, इसको जो है वो आपका जो है वो बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। आगे जाके हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी होगी तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम जो है वो बैलेंस शीट कहेंगे। एसेट्स को हमने एक बार फिर से क्लासिफाई कर लेते हैं। एसेट्स रिसोर्सेज हैं जो कि ओन करते हैं बिजनेस दैट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। लायबिलिटीज हैं क्लेम ऑफ द आउटसाइडर ऑन द बिजनेस ऑफ ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस की ये लायबिलिटी वाले जो भी होते हैं, अगर हम बिजनेस को खत्म करना चाहेंगे तो ये पैसा हमने एसेट्स बेचकर जो है वो लायबिलिटी होल्डर्स को जो है वो देना पड़ेगा। और कैपिटल जो होता है ये इंटरनल क्लेम होता है, ओनर का क्लेम होता है बिजनेस के एसेट्स के ऊपर। So that equation is called the accounting equation। इसकी हमने छोटी सी एग्जांपल की थी कि अगर आपके पास एक अहमद है, उनको 15 लाख रुपए जो है वो कैश चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 12 लाख उसके पास हैगा,
3 लाख रुपए उसने अपने अंकल से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें प्रॉपर सूटेबल तरीके से, तो कैश जो 15 लाख रुपए होगा वो एसेट में जाएगा, क्योंकि कैश की नेचर एसेट होती है। अंकल का जो लोन है ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा, बिजनेस के ऊपर। और जो अहमद की अपनी इन्वेस्टमेंट है जैसे 12 लाख रुपए, तो ये बिजनेस का जो है वो कैपिटल बन जाएगी। अगर हम इसमें डालें तो एसेट सोल्यूशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये इक्वेशन हमारी 15 लाख रुपए से जो है बैलेंस हो जाएगी। लायबिलिटी में अंकल का लोन आ गया, कैपिटल में अहमद की इन्वेस्टमेंट आ गई। लोन 3 लाख रुपए का था, अहमद की इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए की थी, कैश इकट्ठा हो गया 15 लाख रुपए। और इस तरह से हमारी जो बैलेंस शीट इक्वेशन है या जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कुछ सेकंड्स के बाद नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने कितनी आसानी से तीनों चीजों को, वैल्यूज को पुट करके, कैश, लायबिलिटीज और कैपिटल की, हमने जो है वो अपना ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रूफ की है। अब जनाब आप लोगों ने करना क्या है कि अब आप लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज जो है वो गिवन है, जैसे एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा कैपिटल निकाल के दिखाइए। इसी तरीके से नेक्स्ट में एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज निकालनी है, कैपिटल गिवन है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल से मैं एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, हमने इक्वेशन पुट करनी है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर हमने मालूम करना है कैपिटल। तो कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे कि हम डेफिनेटली कैपिटल की फॉर्म में इक्वेशन को जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। कैपिटल को एक तरफ कर देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके ये इक्वेशन जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। जस्ट पुट द वैल्यूज 95,600 माइनस 23,600, तो योर कैपिटल इज 72,000। तो हमने बड़ी आसानी से जो है जो मिसिंग वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब आपने करना क्या है जनाब कि अब आपने वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, और जो बाकी दोनों चीजें हैं वो इसकी आपने मालूम करनी है और अपने आंसर्स को एक जगह पे लिख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसको जो है वो आपसे इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं जनाब आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद एक जो आपके दो पिलर्स हमारे रह गए, तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर उन दोनों पिलर्स को जो है वो हम वाइंड अप करें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारी जो है वो इनकम है, रेवेन्यू हमारा जो है वो आमदनी है। कोई भी बिजनेस बगैर आमदनी के सरवाइव नहीं कर सकता। ये रेवेन्यू बिल्कुल जो है वो आमदनी जो है वो एक तरह से लाइफ ब्लड होती है, खून की हैसियत रखती है। जैसे इंसान के जिस्म में जो है वो खून की अहमियत है, उसी तरीके से बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है रेवेन्यू, आमदनी। आमदनी नहीं होगी अगर आप अपनी गुड्स नहीं बेचेंगे, या अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको बेचेंगे नहीं, तो आप पैसे कमाएंगे कैसे? और जब आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आप बिजनेस चलाएंगे कैसे? लिहाजा बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो भी हम गुड्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसको हमने प्रॉपर तरीके से मार्केट में सेल आउट करना होगा। अगर हम एक ट्रेडिंग बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं जहां पर हम गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, तो हमने अपनी गुड्स को मार्केट में सेल करना होगा। अगर आप एक फर्नीचर शॉप वाले हैं तो आपको फर्नीचर सेल करना होगा। अगर आप कोई सर्विस सेंटर है जहां पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो आपको अपनी सर्विसेज लोगों को देनी होंगी, तभी उसके बदले आप जो है वो पैसे चार्ज करेंगे। और ये पैसे अगर आपके पास आएंगे तो जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं उसको निकालने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए आपको इसी आमदनी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आमदनी नहीं है और आपके खर्चे हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो खर्चे आप अपनी जेब से पूरे कर रहे होते हैं, अपने कैपिटल से पूरे कर रहे होते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि अल्टीमेटली आपका जो है वो फाइनेंशियल बैकअप खत्म हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और आपको बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। रेंट कहाँ से देंगे, सैलरीज कहाँ से देंगे, इंश्योरेंस कहाँ से देंगे? तो डेफिनेटली उस तमाम चीजों को पूरा करने के लिए हमें रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। तो रेवेन्यू क्या है जनाब? रेवेन्यूज आर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड services that we charge from our customers. It is the lifeblood of any organization. A firm cannot be able to survive if the company cannot able to sell its goods or services to its customers. It is objective of any business to improve their revenue. हर बिजनेस की कोशिश होती है कि जनाब अपना जो रेवेन्यू है, अपनी जो आमदनी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स सेल करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें मार्केट में जो है वो सेल आउट करें, ताकि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो डेफिनेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है। हायर रेवेन्यूज आपके पास जो होते हैं, जितने आपके रेवेन्यूज हायर होंगे, जितने ज्यादा होंगे, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन भी
बढ़ता चला जाएगा। तो रेवेन्यूज को हम जो है वो दो सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो हम फिक्स एसेट्स को सेल करके हासिल करते हैं। ऐसे फिक्स एसेट्स जो हमारे किसी काम के नहीं रह जाते। सपोज कर लें जनाब, हमने एक गाड़ी खरीदी थी आज से तकरीबन 5-10 साल पहले, हमने उसको इस्तेमाल किया, अब वो हमारे काम के काबिल नहीं रही है, हमें उसको सेल करना है, हमें उसको बेचना है, तो जो हम उसको बेच के पैसे हासिल करेंगे दैट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल रेवेन्यू। याद रखिएगा, कैपिटल रेवेन्यू हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा नहीं होता। हाँ, अगर इसमें कोई गेन हो रहा है, इसमें कोई फायदा हो रहा है, तो फिर वो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट होता है, लेकिन एज सच रेवेन्यू इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम, आपका प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट नहीं होता। हाँ, जो चीज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट होती है या कोर कंपोनेंट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज ओनली कॉल्ड रेवेन्यू। तो हमारे पास एक कैपिटल रेवेन्यू है और एक जो है वो ओनली रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इज बेसिकली द थिंग दैट वी नीड टू अर्न बाय सेलिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो चीजें होती हैं जिनको हमने, या ये वो आमदनी होती है जिसको हमने जो है वो हासिल करना होता है, और इसको काम करने से जो है वो डेफिनेटली हमको फायदा होता है। तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। कॉमन रेवेन्यू अकाउंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला अकाउंट जिसमें हमें बहुत काम करना है दैट इज कॉल्ड सेल्स। सेल्स हम कैश पे भी करते हैं, सेल्स हम जो है वो क्रेडिट पे भी करते हैं, चाहे सेल्स कैश पे हो चाहे सेल्स क्रेडिट पे हो, दोनों ही जो है वो आपकी आमदनी है। इसका मतलब चाहे पैसे मिले हो चाहे पैसे ना मिले हो, दोनों ही चीजें जो है वो सेल्स की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कोई कमीशन पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ रियल एस्टेट एजेंट जिसे आप कह सकते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी कमीशन इनकम। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डेफिनेटली अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। लोग उनके पास आते हैं, मशवरा लेने आते हैं, वो उनको एक अच्छा मशवरा देते हैं और उस मशवरे के अगेंस्ट जो है वो आपसे पैसे जो है वो चार्ज करते हैं। और जो कंसल्टेंसी है बेसिकली वो मशवरे की जो पैसे होते हैं, दैट इज चाहे वो डॉक्टर है तो वो भी आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, अगर आपका कोई इंजीनियर है और बाकी चीजें, तो हर प्रोफेशनल जो है वो आपकी कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। देन वी हैव अ रेंट इनकम। रेंट इनकम जो है जनाब, ये बहुत से लोग लैंडलॉर्ड होते हैं, उनके पास घर हैं, प्रॉपर्टी है, शॉप्स हैं, उनका जो कारोबार होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी के जो है वो रेंट पे जो है वो चल रहा होता है। तो वो लोगों को अपनी जो है वो बिजनेस में रेंट पे प्रॉपर्टी देते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो रेंट इनकम चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एसेट भी रेंट आउट करना चाहे, जैसे कि किसी का रेंट आ कार का बिजनेस है, तो वो भी डेफिनेटली रेंट आ कार वगैरह से भी जो है वो रेंट इनकम हासिल होती है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द अकाउंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दो अकाउंट से बहुत काम करेंगे, एक हमारा सेल्स का अकाउंट है और एक हमारा जो है वो कमीशन इनकम का अकाउंट है। तो इन तमाम अकाउंट्स को अब आपने जहन में रखना है। एक पेज के ऊपर इस पूरे हायरार्की को जो है वो आपने लिखना है। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स के टाइप्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स के अकाउंट्स क्या है, फिक्स एसेट्स के अकाउंट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज की टाइप क्या है, उनके मेन अकाउंट्स क्या है, कैपिटल के मेन अकाउंट्स क्या है, रेवेन्यू के। तो एक पूरा एक चार्ट जो है वो आपने तैयार करना है, ताकि कल को जब हम क्लास में इसको डिस्कस करें तो आपको ये सोचना ना पड़े कि यार ये जो अकाउंट आया है इसकी नेचर जो है वो क्या होगी और किस तरह से जो है वो हमने जो है उस अकाउंट को क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा, याद हो डेफिनेशन में भी कहा था कि एक बहुत बड़ा फंक्शन जो होता है वो क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का भी होता है। ओके, देन द लास्ट टॉपिक इज एक्सपेंस। यहां पर आके हम अपना वीडियो लेक्चर आज का एंड करेंगे। इससे हमारी क्लास नंबर 1 जो है वो कंप्लीटली जो है वो कवर हो जाएगी और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्लास से आगे लेके चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको एक समरी ऑफ वीडियो लेक्चर अपने चैनल के ऊपर डालता रहूंगा और यहां से आके आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को अर्ज करता हूं कि जो भी लोग यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियोज को, ये अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। खासतौर पर अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या BBA के फर्स्ट सेमेस्टर में और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शुरू में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो अगर आपके कोई पीयर्स हैं, अगर आपके कोई फेलोज हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उनके साथ ये जरूर वीडियोस को शेयर करें और खुद भी इस वीडियो को जो है वो देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। यकीनन आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में बहुत मजा आने वाला है वंस यू स्टार्ट रिपीटिंग एंड दीज थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। सो एक्सपेंसेस से बात करते हैं जनाब। एक्सपेंसेस क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो आप कीमत अदा करते हैं, जो आप पैसे खर्च करते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस आर द कॉस्ट दैट अ कंपनी मस्ट पे टू अवेल द सर्विसेज टू देयर सप्लायर्स।
अब ये सप्लायर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ये वो सच्ची लोग भी हो सकते हैं जिनकी हम सर्विसेज अवेल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इम्प्लॉइज रखे हुए हैं और आप इम्प्लॉइज की जो है वो सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनको आपने डेफिनेटली सैलरीज पे करनी है। अगर आपने कोई लेबर रखा हुआ है जो शॉर्ट टर्म में आपको काम करके दे रहा है, तो आपको उसको वेजेस पे करनी है। अगर आपने कोई मार्केटिंग एजेंसी हायर की हुई है जो आपकी कंपनी की मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजिंग कर रही है, पब्लिसिटी कर रही है, देन यू हैव टू पे दी मार्केटिंग एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। अगर आपने कोई आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो कि चोरी हो जाने का, आग लग जाने का, टूट फूट हो जाने का खतरा है, तो और वो बहुत कीमती है, तो आपको डेफिनेटली उसकी इंश्योरेंस जो है वो पे करनी पड़ेगी। आपने इंश्योरेंस एजेंट से बाहर रब्ता करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिसको आपने जो है वो लॉकर में रखवाना है, तो आपको बैंक चार्जेस वगैरह जो है, बैंक चार्ज एक्सपेंसेस जो है वो आपने पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट कि हमने हर वक्त जो है वो अपने दूसरों की सर्विसेज को अवेल करने के लिए उनको जो है वो पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे हम अपनी सर्विसेज जब देते हैं तो हम उनसे पैसे चार्ज करते हैं, वो हमारी इनकम बन जाती है। हम अगर किसी दूसरे की सर्विस अवेल कर रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंस और एक कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस बिल्कुल अपोजिट है कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू के बारे में आपसे कहा था कि जब आप कोई एसेट बेचते हैं, फिक्स एसेट बेचते हैं, तो उससे जो आपको आमदनी हासिल होती है, उससे जो आपको पैसे हासिल होते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंस। अब चाहे वो कोई परचेज हो, फिक्स एसेट, लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट्स हो, मोटर व्हीकल्स हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्लासिफाई होती है कैपिटल एक्सपेंस में। ना सिर्फ कैपिटल एक्सपेंस, बल्कि उनके साथ जो डायरेक्टली एक्सपेंस एसोसिएटेड होते हैं। मसलन अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मशीनरी खरीदी है 50,000 की, और उसको आप सुजुकी पे लोड करा के अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं और सुजुकी वाला आपसे 5,000 रुपए लेता है, तो अब आपके पास वो मशीन पहुंचते पहुंचते कितने की हो गई? 55,000 की। तो जो 5,000 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट में जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो जो अक्वायरिंग कॉस्ट है किसी भी एसेट की, अक्वायरिंग कॉस्ट में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, इंस्टॉलेशन आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, तो ये सारी की सारी चीजें भी जो होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंस का पार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जिस्टिंग एसेट में इंप्रूवमेंट लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर आप एक फ्लोर और बना देते हैं, तो बिल्डिंग के पहले 2 फ्लोर थे, आपने 5 लाख रुपए खर्च किया और एक नया फ्लोर तैयार कर दिया, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई उस 5 लाख रुपए खर्चे की वजह से। तो अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट की है, कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट की है, आउटपुट में इंप्रूवमेंट की है, एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट की है, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे एग्जिस्टिंग की जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाए, उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, तो वो खर्चे भी सारे के सारे जो है वो कैपिटल एक्सपेंस में काउंट होते हैं। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है यहाँ पर, आपने सोचनी है कि कैपिटल एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फिक्स एसेट्स के। नाउ द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस बार बार होते हैं, ये रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, ये एक दफा खर्चा नहीं होता। अगर आपने इंप्लॉइज रखे हुए तो इंप्लॉइज आपको हर महीने उनको आपने जो है वो सैलरी पे करनी है। अगर आपने एसेट्स की इंश्योरेंस कराई हुई है तो हर साल आपने इंश्योरेंस पे करना है। अगर आपने इनकम अर्न की है तो गवर्नमेंट को आपने हर साल इनकम टैक्स पे करना है। अगर आपकी फैक्ट्री, अगर आपका ऑफिस रेंट पर है, तो लैंडलॉर्ड को आपने हर महीने जो है वो रेंट पे करना है। दे इंकर अगेन एंड अगेन, ये बार बार होते हैं, ये एक दफा खर्चा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंस एक दफा खर्चा है। गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की लाइफ 5 साल है, 10 साल है, एक दफा खरीद लिया, एक लंबे अरसे तक छुट्टी हो जाती है। हाँ, एक्सेप्शनल जरूर है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, तो वो एक एक्सेप्शन केसेस हैं, बट द रियलिटी इज दिस, जो हम इसकी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो यही है कि गाड़ी खरीदेंगे तो वो आपको 1 साल से ज्यादा अरसे की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो जो चीजें लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती हैं उनको कैपिटल एक्सपेंसेस कहा जाता है, और जो शॉर्ट टर्म होती हैं, यानी वो बेनिफिट जो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपने बार बार अक्वायर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड दी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो दे इंकर अगेन एंड अगेन एंड हैविंग इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ लेस देन 1 ईयर। सो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, अकाउंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड सैलरी एक्सपेंस, जिसमें आप पेमेंट्स करते हैं एम्प्लॉय को। रेंट एक्सपेंस, जिसमें अगर आप पेमेंट, अगर आपका ऑफिस जो है वो रेंट पर है, आपकी फैक्ट्री रेंट पर है, आपकी बिल्डिंग रेंट पर है, तो यू हैव टू पे द रेंट टू दी लैंडलॉर्ड। अगर आपने अपने गुड्स की, अपने एसेट्स की इंश्योरेंस करानी है, अगर आप एक ज्वेलरी शॉप चला रहे हैं, तो ज्वेलरी शॉप जो होती है वो सबसे ज्यादा जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनमें खतरा यही होता है चोरी हो जाने का। तो लोग, आपने जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो अपने एसेट्स की, अपनी इन्वेंट्री को इंश्योर्ड कराते हैं।
अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी है, अपने बिजनेस की प्रमोशन करनी, पब्लिसिटी करनी है, देन यू हैव टू पे द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस, वाटर बिल्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके यूटिलिटीज एक्सपेंस में। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। यहाँ तक आते आते हम लोगों ने जो है वो अपना क्लास नंबर 1 जो हमने फिजिकली कंडक्ट की थी उसको हमने कंप्लीट किया, और इसको इंशाल्लाह इसी लेक्चर सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस अगेन एंड अगेन, ताकि अगले हफ्ते जब आप क्लास में आएँ तो आपके पास एक कंप्लीट जो है वो सॉलिड फाउंडेशन जो है वो तैयार हो, और जहां से भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए आप उसके आंसर देने हैं। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो चीज़ आपको इसमें ऐसे लग रही है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई रियली एडमायर माय दो स्टूडेंट्स जो मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, क्रिटिकल फीडबैक देते हैं कि उनको ये चीज़ सही लगी, ये चीज़ सही नहीं लगी। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह इस वीडियोस के साथ जो है वो बेनिफिट उठाएंगे, और फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस अपने पीयर्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।